चलिए, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक वी डिड? लास्ट हम लोग ने जो डिस्कस किया था, जो चैप्टर किया था, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। न्यू सिलेबस की बात करें तो ओल्ड वाले कितने एक बार हाथ उठाना। ओके, ओल्ड वाले बच्चों के लिए इसमें कुछ नए टॉपिक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके में एक चैप्टर है जनरल क्लॉजेस एक्ट, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। ओके, तो इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में 2 चैप्टर इंक्लूड करे हैं। है वही, आपके में 2 अलग अलग चैप्टर थे ओल्ड में, और न्यू में एक ही में करके दे दिया है, प्लस सम न्यू टॉपिक्स। बट दिस चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आएगा ही। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर की इंपॉर्टेंस नहीं बता सकते, रीजन बीइंग हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ये आपने मिनी सीरीज में भी एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आना फिक्स्ड है। सिमिलरली इस चैप्टर से भी 5 से 10 नंबर का पेपर आना फिक्स्ड है। ओके, आएगा ही आएगा। बट फॉर योर नॉलेज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड स्टैट्यूट? लॉ। नाउ हम लोग लॉ पढ़ते तो हैं, ठीक है, लेकिन अब हम लोग ये सीखेंगे कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। ऑल्दो ये चैप्टर देखिए, अगर हम लोग सीक्वेंस के हिसाब से चले तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे लॉ बनाए हैं। उसके बाद हमें ये पढ़ना चाहिए कि लॉ पढ़ा कैसे जाता है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और फिर हमें सारे लॉज पढ़ने चाहिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने लॉ पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया, आई थिंक ईईटी से ही। ओके, इस चैप्टर में अब हम लोग फाइनली देखेंगे कि लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। अगेन, ये अपने आप में कोई एक्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, ये बस ये बताएगा कि हाउ टू रीड अ लॉ। कई बार कई चीजें होती है, जैसे आप देखते हैं केस स्टडी नहीं, केस लॉ के नाम होते हैं। तो केस लॉ के नाम में आप देखते हैं कई सारी चीजें होती है, उसका ईयर होता है, एक नंबर होता है, कई बार AIR लिखा होता है, ठीक है। व्हाट इज दैट साइटेशन, उसको पढ़ा कैसे जाता है। देन लॉ पढ़ते वक्त अगर कभी कोई कंफ्यूजन आ जाती है तो उसका सोल्यूशन कैसे होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। नाउ सबसे पहले इस चैप्टर की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, रीजन बीइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो हमारी कंट्री में नहीं बने हैं, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग जगह इसके रूल्स हैं, और उन रूल्स को हम लोगों ने उठाकर यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज हमारी कंट्री की नहीं है उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल होगी। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका मीनिंग को समझेंगे, प्लस उस पैराग्राफ में जो भी 2-4 लाइनें ऐसी होंगी जो याद करने लायक होंगी वो हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड बाय वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रीड भी करोगे तो याद करने की कोशिश मत करिएगा, वो याद नहीं होंगी, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस बाय विच, बेटा कर लो खत्म अपनी, हमारा तो रोज का है, तुम्हारी जरूरी बात होगी कुछ, हम तो रोज हमारा ऐसे शुरू हो जाता है 11 से 12, तुम लोग का कुछ जरूरी हो तो निपटा लो। कुछ बचा है कि हो गई बात सारी? चलो, interpretation or construction is the process by which the court seeks to ascertain the meaning of the legislature through the medium of authoritative forms in which it is expressed. सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करिए, लॉ में आप पढ़ते हैं और आपको कभी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप क्या करते हैं? हाँ, हमसे पूछते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन एज अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं और आप लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, या फिर 2 पार्टीज में या 2 लॉयर्स में, ठीक है, एक डिस्प्यूट अराइज हुई है एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। आपके नजरिए से लॉ ये कह रहा है और दूसरी पार्टी उसी चीज को दूसरे एंगल से इंटरप्रेट कर रही है, ठीक है। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। लॉ में एक स्पेशल चीज क्या होती है, आप जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार आपको कुछ अलग ही मीनिंग समझ में आता है। ये आपके साथ भी होता होगा, एक बार आपने पढ़ा, आपको अलग मीनिंग समझ में आया, फिर आप उसको और डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये भी मीनिंग है इसका, फिर और उसका नजरिया, फिर जब आप हमसे पूछने आएंगे तो हम आपको अलग चीज बताएंगे, तो आप कहेंगे अच्छा हम तो कुछ और समझ रहे थे, तो कुछ और ही मतलब निकला। लॉ के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। अब जब लॉ में कोई कंफ्यूजन होता है, मान लीजिए कंपनीज एक्ट के किसी प्रोविजन में एक डिस्प्यूट अराइज हो गया, एक पार्टी कह रही है कि भाई इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा,
और दूसरी लॉयर की पार्टी कह रही है कि इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा। नाउ सबसे आसान तरीका होता है जिसने लॉ बनाया है उससे पूछ ले, यस और नो। जिसने कंपनीज एक्ट बनाया उसके पास जाओ और उससे पूछो कि भैया ये क्या लिखा है। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम लॉ मेकर को ढूंढें? लॉ कैसे बनता है? बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, ओपिनियंस देते हैं और फिर उसके हिसाब से लॉ बनता है। तो ये कह रहे हैं जिन्होंने लॉ बनाया उनको ढूंढ के लाना और उनसे पूछना पॉसिबल नहीं है। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हम कहां जाते हैं? कोर्ट्स। ठीक है, अब लॉ के किसी प्रोविजन पे इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आई तो हम किसके पास गए? कोर्ट। अब कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करेगा? कोर्ट के पास थोड़ी ना लॉ की नॉलेज है। कोर्ट इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ रूल्स का यूज करता है और उन्हीं रूल्स को हम लोग कहते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, ये सारी प्रॉब्लम तब अराइज नहीं होती है अगर लॉ अपने आप में क्लियर है। किसी भी चीज को इंटरप्रिटेशन हमारे पास अब तब आते हैं जब आपको कोई चीज नहीं समझ में आती। अगर आपने एक बार में पढ़ा और आपको क्लियर हो गया, वो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन आपने पढ़ा, आपको अलग मतलब समझ में आया, आपके फ्रेंड ने पढ़ा, उसको अलग मतलब समझ में आया। अब आप दोनों लोग मेरे पास आएंगे कि मैम देखिए ये कह रहे हैं, ये हम ये कह रहे हैं, आप बताइए इसका मतलब क्या होगा। ओके, सिमिलरली जब लॉ में इंटरप्रिटेशन की ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? कोर्ट के पास। नाउ कोर्ट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की मदद लेके इन लॉ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। तभी देखिए लिखा है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स सीक्स टू ascertain द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर समझ गए? जिसने लॉ बनाया है कि उसने क्या सोच के ये चीज लिखी होगी। इंट्रोडक्शन देखिए, a statute has been defined as the will of the legislature. will मतलब मर्जी, legislature जिसने लॉ बनाया है। कह रहे हैं स्टैच्यूट क्या है? स्टैच्यूट वो है जो लॉ मेकर बनाना चाह रहा था। लॉ मेकर के मन में जो आया उसने लॉ बनाया। लेकिन आज अगर उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो क्या हम लॉ मेकर के पास जा सकते हैं? नो। इसलिए उनको इंटरप्रेट करने के लिए हमें कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करना पड़ता है। ओके, अ स्टैट्यूट इज दस अ रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर expressed according to the form necessary to constitute it as a law of the state and rendered authentic by certain prescribed forms and solemnities। कह रहे हैं स्टैट्यूट वही है जो लेजिस्लेचर अपने रूल्स बनाना चाहता था, वो रूल्स हैं और फिर उनको एक लीगल फॉर्म दे दिया गया। इसी को क्या कहा जाता है? स्टैट्यूट। अब देखिए स्टैट्यूट्स मार्क करिए, यहां से जितना जो मार्क कराएंगे वो मार्क करना है आपको। द स्टैट्यूट्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। इतने तरीके के लॉ होते हैं हमारे देश में। सबसे पहला देखिए कौन सा है? कोडिफाइंग। ये जो ऊपर उसमें लिखा है ना ब्लॉक्स में, यही नीचे डिटेल में लिखा है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट आर द स्टैट्यूट्स, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट्स। सबसे पहले तरीके के लॉ होते हैं कोडिफाइंग लॉ। अब कोडिफाइंग का मतलब समझिए, जैसे कई जगह पर क्या होता है, बहुत सारे पुराने रीति रिवाज होते हैं, वो अनरिटन फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको भी पता है कि हमारे यहाँ भी कुछ कल्चरल वैल्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी रूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी रेगुलेशंस हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग का एक बेसिक सी चीज है, मान लीजिए हमारे घर में कुछ भी बताया गया कि ऐसा किया जाता है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पूछते हैं कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कहाँ लिखा है कि ऐसा होता है? रात को घूमने नहीं जाया जाता है, ठीक है, तो आप कहेंगे हम तो रात में ही घूमने जाएंगे। कहाँ लिखा है कि रात में नहीं जाया जाता है? तो बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में फॉलो तो होते हैं, लेकिन वो कहीं लिखे नहीं होते हैं। कई बार उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को ही रिटन फॉर्म में बना दिया जाता है और ऐसे लॉ को क्या बना दिया जाता है? कोडिफाइंग लॉ। कोडिफाइंग मतलब अनरिटन लॉ जो था उसको हमने रिटन फॉर्म में बना दिया ताकि हमें एक बेस मिल जाए उसको फॉलो करने का। ओके, अब जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर की बात करें तो वो बेसिक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस हैं दो लोगों के बीच में। पार्टनरशिप एक्ट की हम बात करें तो पार्टनरशिप क्या है? बेसिक रिलेशंस है दो लोगों के बीच में। ऐसा ही होता आ रहा था, फिर उसको लॉ के फॉर्म में बना दिया, तो इनको ही हम लोग क्या बना देते हैं? कोडिफाइंग लॉ। तो देखो कोडिफाइंग लॉ में क्या लिखा है? व्हेन दे कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन अ सब्जेक्ट। तो किसी सब्जेक्ट में कोई अनरिटन लॉ था, उसको रिटन फॉर्म में बना के एक स्टैट्यूट बना दिया गया और ऐसे लॉज को क्या कहा जाता है? कोडिफाइंग लॉ। आई होप नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग अभी क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि स्टैट्यूट कितने टाइप के होते हैं।
तो फर्स्ट इज कोडिफाइंग, सेकेंड इज डिक्लेरेटरी। ये शब्द पढ़ा है हम लोगों ने, बताओ डिक्लेरेटरी में क्या होता था? डिक्लेरेटरी डिक्री याद करिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कोई नई चीज डिक्लेयर नहीं होती, मतलब कोई नई चीज साबित नहीं होती, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है बस उसी को ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और आप इस पे अपना झूठा क्लेम कर रहे हैं, याद आया? फिर हम लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि प्रॉपर्टी मेरी है। कोर्ट के इस डिक्लेरेशन से हमको कुछ नया नहीं मिला, जो मेरा था वो ही ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे जो लॉज होते हैं जिसमें कुछ नई चीज नहीं आती, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, ऐसे लॉज को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेटरी लॉज। When they do not profess to make any alteration in the existing law, कह रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज नहीं किया, कोई नई चीज नहीं बनाई, सिर्फ हमने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया या एक्सप्लेन कर दिया which was already given। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई लॉ आया, उस लॉ में कोई एक पॉइंट था जो क्लियर नहीं था, अंडरस्टैंड? अब क्या हुआ? उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक दूसरा लॉ बनाया कि ये जो लॉ है दिस इज सिंपली द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट लॉ। अब ये जो नया लॉ है, ये क्या कोई नया रूल लेकर आया है या प्रीवियस वाले को ही सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है? तो ये किस तरीके का लॉ होगा? डिक्लेरेटरी। ठीक है, दो तरीके के लॉ हो गए। पहला कौन सा होता है? कोडिफाइंग, जो कि अनरिटन लॉ को रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करता है, और दूसरा कौन सा होता है? डिक्लेरेटरी। थर्ड इज रेमेडियल, व्हेन दे ऑल्टर द कॉमन लॉ और द जज मेड लॉ। रेमेडियल, रेमेडी का मतलब क्या हुआ? सोल्यूशन। कह रहे हैं कोई एग्जिस्टिंग लॉ था जिसमें कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, या कोई एग्जिस्टिंग जज ने डिसीजन दिया था जिसमें कोई प्रॉब्लम थी, उसको ठीक करने के लिए एक लॉ बना दिया गया। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो ऐसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? रेमेडियल। ओके, फोर्थ वाला आई थिंक नाम से समझ में आ रहा है, अमेंडिंग लॉ। जैसे आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट, देन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये अमेंडिंग लॉ जो होते हैं ये किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स लेके आते हैं। कंसोलिडेटिंग लॉ, नाउ आई विल आस्क यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। कई सारे लॉज को कंसोलिडेट करके एक लॉ बना दिया, ऐसे लॉज को कंसोलिडेटिंग लॉज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी, एब्सोल्युटली। पहले सर्विस टैक्स एक्ट हुआ करता, सर्विस टैक्स एक्ट होता था, कस्टम्स एक्ट होता था, अलग अलग छोटे छोटे एक्साइज एक्ट होता था, ये सारे छोटे छोटे लॉज होते थे, और अब उन सबको कंबाइन करके एक नेट के अंदर डाल दिया है, दैट इज जीएसटी। तो ये होते हैं कंसोलिडेटिंग, when they consolidate several previous statutes relating to the same subject matter with or without alterations of the substance। 5 तरीके के हो गए। पहला वाला कौन सा था? कोडिफाइंग। सबको आंसर करना है। फर्स्ट वाज कोडिफाइंग, सेकेंड डिक्लेरेटरी, थर्ड रेमेडियल, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, समझ गए हम, जो गड़बड़ हुई बीच में हम समझ गए। सिक्स्थ इनेबलिंग, when they remove a restriction or disability। कह रहे हैं किसी लॉ के अकॉर्डिंग किसी चीज पे कोई रिस्ट्रिक्शन थी, डिसेबिलिटी थी, अब एक नया लॉ बना और उस नए लॉ ने उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, तो ये जो नया लॉ बना है ये कौन सा होगा? इनेबलिंग। ये इनेबल कर रहा है एक पर्सन को एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। ठीक है, तो किसी एग्जिस्टिंग लॉ ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, उस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए जो लॉ बनेगा वो कौन सा लॉ हो जाएगा? इनेबलिंग। इसी तरह बताओ डिसेबलिंग, किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, यानी कोई चीज पहले परमिटेड थी, अब हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डिसेबलिंग। एंड लास्ट वन इज व्हाट? पीनल। पीनल क्या हुए? जो पेनाल्टी इंपोज करते हैं, जैसे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। तो ऐसे लॉ जो पेनाल्टीज डिक्लेयर करते हैं, पेनाल्टीज के बारे में बताते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पीनल लॉज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई थिंक पहला डन हो गया आपका। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स? कितने तरीके के स्टैट्यूट्स हैं? 8। फर्स्ट इज कोडिफाइंग, सेकेंड डिक्लेरेटरी, रेमेडियल, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, इनेबलिंग, डिसेबलिंग, पीनल। ठीक है, फाइन। चलिए अब देखते हैं नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। कह रहे हैं जरूरत क्या है स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने की? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ डेनिंग ऑन द नीड फॉर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इज इंस्ट्रक्टिव। देखिए लाइन क्या लिखी है, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मार्क करा रहे। इट इज नॉट विद इन ह्यूमन पावर्स
to foresee the manifold set of facts which may arise. देखिए जब लॉ लिखा गया होगा, ठीक है, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि लोग इसमें ये डाउट लेकर आएंगे. जैसे हम लोग जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम लोग कई बार सोच भी नहीं सकते हैं कि अब कोई बच्चा इसमें ऐसा डाउट भी पूछ सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो कई बार आपके अलग अलग तरीके के डाउट्स होते हैं. कुछ अच्छे डाउट्स होते हैं, कुछ बहुत अच्छे डाउट्स होते हैं, और कुछ डाउट्स कैसे होते हैं आपको भी पता है ना. तो कई जब हम देखिए, जब हम पढ़ा रहे हैं, जब कोई टीचर कोई चीज पढ़ाता है, अगर उसको पता हो कि इस चीज पे ये डाउट्स आ सकते हैं तो वो पहले ही क्लियर कर देगा. जैसे हम लोग को पता होता है कि इस चीज में ये डाउट आएगा तो हमने उसको पहले ही क्लियर कर दिया. लेकिन फिर भी जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको कई अलग अलग तरीके के डाउट्स आते हैं जो हमने पहले फोर्सी नहीं किए थे, इसलिए इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ी. अगर लॉ मेकर को पता होता कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो वो पहले ही क्लियर कर देता. लेकिन जब लॉ मेकर ने लॉ बनाया तो उसने फोर्स ही नहीं किया कि इसमें लोग ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं. इस वजह से जरूरत पड़ रही है इंटरप्रिटेशन करने की, क्योंकि लॉ मेकर हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता. तो ये कह रहे हैं, इट इज नॉट विद इन ह्यूमन पावर टू फोरसी द मैनिफोल्ड सेट ऑफ फैक्ट्स व्हिच मे अराइज, एंड दैट इवन इफ इट वर, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड फॉर देम इन टर्म्स फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिग्विटी. कह रहे पहली चीज तो हम सोच नहीं सकते इसके क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, और अगर मान लो हम सोच भी ले तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे एक्सप्लेनेशन दे दें जिसमें कभी कोई कंफ्यूजन हो ही ना. क्या ऐसा हो सकता है कि हमने आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाया जिसमें किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो? ऐसा नहीं हो सकता. किसी ना किसी को कोई डाउट तो होगा ही होगा. तो ये कह रहे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो लॉ मेकर ने लॉ बनाया तो वो एक ऐसा लॉ बना दे जिसमें कभी कोई इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आए ना. ओके, द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रिसिशन. ये लाइन समझे? कह रहे इंग्लिश लैंग्वेज मैथमेटिक्स की तरह एग्जैक्ट नहीं है. जैसे मैथ्स एग्जैक्ट है, 2 + 2 4 ही होगा. अब ऐसा नहीं है कि 2 + 2 ये अलग इंटरप्रिटेशन दिख रहा है, ये जो आज आपने 2 + 2 लिखा है ये अलग ही दिख रहा है. ऐसा नहीं हो सकता. 2 + 2 जैसे भी देखो वो 4 ही दिखेगा. लेकिन उसी इंग्लिश लैंग्वेज को 4 लोग पढ़ेंगे तो 4 अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालेंगे. तो ये कह रहे हैं क्योंकि लॉ मैथमेटिक्स के टर्म्स में नहीं लिखी जाती, इंग्लिश के टर्म्स में लिखी जाती है, इसलिए हो सकता है कि कई सारे लोगों का कई सारा अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो. हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? कहानी नहीं बता रहे हैं, नीड फॉर इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं. ये लाइन हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि अब इंस्टीट्यूट की एक नई आदत बन गई है, वो ऐसी कोई लाइन उठा के दे देता है और फिर आप सोचते रह जाएंगे पूछा कहां से है. तो इफ यू अंडरस्टैंड द लाइन तो एटलीस्ट आप चैप्टर गेस कर लोगे. चैप्टर गेस कर लोगे तो फिर आप आंसर लिख लोगे. ठीक है, क्योंकि सोर्स ऑफ लॉ एक चैप्टर है आपके में, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ये 4 चैप्टर के क्वेश्चंस एक जैसे लगते हैं जब तक चैप्टर का नाम ना लिखा हो. ठीक है, कोई भी, अब जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक टॉपिक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और इसमें भी है. ठीक है, फाइन. तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इनकी लैंग्वेज, अगेन आपको ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, बस मतलब समझ लेना. ठीक है, this is where the draftsmen of Act of Parliament have often been unfairly criticized. A judge believing himself to be fettered by supposed rule that he must look to the language and nothing else laments that draftsmen have not provided for this or that or have been guilty of some other ambiguity. कह रहे इसमें देखा जाए तो ड्राफ्ट्समैन की गलती है, लेकिन ड्राफ्ट्समैन भी कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकता है. तो कुल मिला के नीड इसलिए है क्योंकि हमारे जो लॉ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं. इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट दैट एग्जैक्ट एज मैथ्स. ओके, सो देयर कैन बी न्यूमरस इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि इंटरप्रिटेशन के लिए हम किसके पास जाएं? कोर्ट के पास. ओके, अगले पैराग्राफ की लाइन पहली मार्क कर लो. द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, कह रहे हैं क्या जरूरत है इंटरप्रिटेशन की? द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट is to discover the intention of the author. कह रहे हैं हम इंटरप्रिटेशन इसलिए करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि ऑथर क्या लिखना चाह रहा था. सिमिलरली हम लॉ का इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि लॉ मेकर जिसने लॉ बनाया है उसका इंटेंशन क्या था. एंड डिक्लेरेशन ऑफ हुज माइंड द डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी. कॉन्सिक्वेंटली कंस्ट्रक्शन, अंडरलाइन कर लो ये लाइन, द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी एज नियर to the mind and apparent intention of the parties as possible and as the law will permit. कह रहे हैं कोशिश करना है कि ऐसा इंटरप्रिटेशन हो
जो लॉ मेकर की थिंकिंग के नियरेस्ट हो। ओके मतलब हम वो इंटरप्रेट करें जो लॉ मेकर लिखना चाह रहा हो। दिस इज द एक्चुअल नीड फॉर इंटरप्रिटेशन। अब नीड फॉर इंटरप्रिटेशन आएगा तो लिख लेंगे, 5-6 लाइन लिख लेंगे, ठीक है। इसी में से देख लेना, और जो इजी लाइन अगर आपको दिख जाए तो वो लिख लीजिएगा। ओके अगला आइए, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। मीनिंग क्या है? द फ्रेज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इंप्लाइज जुडिशियल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। अच्छा, जब हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तो आप बता सकते हो कौन इंटरप्रेट कर रहा है? हम लोग। When we are talking interpretation of statutes, who is interpreting the statute? Court. हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर भी ले तो हमारी मानेगा ही कौन? ठीक है, आपने इंटरप्रेट कर लिया, आप कह रहे हैं हमारे हिसाब से होना चाहिए, तो आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। किसके हिसाब से चल सकता है? कोर्ट। लॉ मेकर के हिसाब से चलना था, लॉ मेकर को ढूंढा नहीं जा सकता, इसलिए अब किसका इंटरप्रिटेशन फाइनल माना जाएगा? जज का। तो अगर जज ने कह दिया कि मेरे हिसाब से लॉ का मतलब ये है, तो वही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इंप्लाइज, देखो क्या लिखा है, जुडिशियल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग in accordance with certain rules and presumptions the true meaning of the act of parliament। पहली लाइन मार्क कर लो, कह रहे ये एक जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें रूल्स एंड प्रिजम्पशंस के हिसाब से, अभी हम लोग वो रूल्स पढ़ेंगे, हम लोग क्या चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रू मीनिंग ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है उसका एक्चुअल मतलब क्या है। ओके फाइन, अगले पैराग्राफ की पहली लाइन मार्क करिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू सी what is intended by the words used by the lawmaker। बताओ ये लाइन समझ में आई? what is intended by the words used by the lawmaker मतलब lawmaker ने जो words यूज करे हैं उसके पीछे उनका क्या इंटेंशन था। ओके तो कई बार जो लिखा होता है उसका अलग मीनिंग आता है और इंटेंशन जो होता है उसका अलग मीनिंग आता है। तो कोर्ट किसको लेके चलेगा? इंटेंशन को। ठीक है, अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको एक क्लियर होगा। चलिए अब आइए, ये एक टॉपिक है, ओल्ड में नहीं है, एक ही लाइन है बस इसकी, केसेस ओमिसस रूल। ये ओल्ड में नहीं होगा, बस इसकी छोटी सी लाइन है, 2 लाइन है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मेरियम वेबस्टर, केसेस ओमिसस रूल इज अ सिचुएशन omitted from or not provided for by a statute or regulation and therefore governed by the common law। बताओ मतलब समझ में आया? केसेस ओमिसस, सिचुएशन ओमिटेड फ्रॉम मतलब कह रहे हैं वो एक ऐसी सिचुएशन है जो लॉ में होनी तो चाहिए थी लेकिन लॉ में नहीं दी है, तो वो कॉमन लॉ से देखा जाता है। कॉमन लॉ का मतलब समझते हो? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कोई स्पेसिफिक लॉ है, ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट है। ओके, अब कंपनीज एक्ट में मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, लेट से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर किसी डायरेक्टर ने फ्रॉड किया। कंपनीज एक्ट के अंदर डायरेक्टर ने अगर फ्रॉड किया है उसकी पेनल्टी या उसका पनिशमेंट कंपनीज एक्ट में नहीं दिया है, तो क्या करें? एक डायरेक्टर है, ठीक है, उसने कंपनी के अंदर एक फ्रॉड किया है। अब सबसे पहली चीज तो कोर्ट ये देखेगा कि कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर ने अगर कोई फ्रॉड किया है कंपनी से रिलेटेड, तो क्या उसकी पनिशमेंट उसमें दी हुई है? वैसे तो 99% दी होती है, मान लो नहीं दी है, ठीक है, लेकिन उस डायरेक्टर ने फ्रॉड तो किया है, तो क्या करें? उसको छोड़ दें? क्या करेंगे? नॉर्मल जो फ्रॉड की पनिशमेंट है वो लगा देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोर्ट ने क्या किया? यानी सबसे पहले कोर्ट ये देखने की कोशिश करता है कि उस एक्ट के अंदर उसकी रेमेडी है कि नहीं है। अगर उस एक्ट के अंदर उसकी रेमेडी नहीं है तो फिर वो जनरल जो रूल्स हैं या जो कॉमन लॉ है उसके हिसाब से उसकी रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो केसेस ओमिसस का मतलब इफ एनी केस इज ओमिटेड, केसेस ओमिसस समझ गए? केसेस मींस केस एंड ओमिसस मींस ओमिटेड। अगर कोई ऐसा केस, ऐसी कोई सिचुएशन है जो लॉ में होनी चाहिए थी लेकिन लॉ से ओमिटेड है, ऐसी सिचुएशन में जजेस क्या करेंगे? कॉमन लॉ के हिसाब से उसकी रेमेडी को डिफाइन करेंगे। एनी डाउट? पक्का? ठीक है, अब देखिए लिखा है कह रहे इंटरप्रिटेशन के 2 बेसिक रूल्स हैं, ये होगा ओल्ड में 2 लाइंस। कह रहे इंटरप्रिटेशन के 2 बेसिक रूल्स हैं, एवरी वर्ड इन अ स्टैट्यूट टू बी गिवन मीनिंग। जैसे आपके आंसर्स जो आप लिखते हैं, ठीक है, वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पक्का पता है कि उसमें से 20% काम की बात है, 80% कुछ भी है। ठीक है, तो आप आंसर्स लिखते हैं बड़े बड़े,
अभी जैसे गड्डी भर पेपर आए हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े आंसर्स लिखे, उस पूरे बड़े आंसर में हमें ढूंढना पड़ता है, छांटना पड़ता है कि मेरे काम का क्या है। बाकी तो आपने अपना मन बहलाने के लिए एक लंबा आंसर लिखा है, ओके, तो ढूंढना पड़ता है। तो 20% काम की बात होती है, 80% आपकी पंचायत होती है, ओके। लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। क्या लॉ में भी ऐसा होता है कि 20% काम की, बाकी लॉ मेकर ने अपनी इच्छा पूरी करी है? लॉ में एवरी वर्ड, एवरी लाइन, एवरी सेंटेंस हैज अ मीनिंग, इवन पंक्चुएशन मार्क्स। व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स? हाँ, हमें लगा ये भी पूछ ले, पूरी क्लास में यही डाउट, बाकी सब तो समझ आ गया, वो पी से क्या बोल गई थी। अगर कोई कॉमा लगा है, फुल स्टॉप लगा है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन कुछ भी लगा है, उनका भी मीनिंग होता है। जैसे आप तो पंक्चुएशन एकदम झोला भर के लेके आते हैं, आप जब आंसर लिखते हैं ना तो कहीं भी सेंटेंस सुना सुना लग रहा है, कॉमा डाल दिया, ठीक है, समझ नहीं आया क्या करे, फुल स्टॉप डाल के अगली लाइन शुरू कर दी, कहीं भी फुल स्टॉप, कहीं भी कॉमा, कहीं भी हाइफन, तो आप पंक्चुएशन लेकर आते हैं, ठीक है। तो अपने आंसर को सजाने के लिए आप पंक्चुएशन का यूज करते हैं, क्योंकि बचपन में जब पढ़ाया जा रहा था तो कितनी इंग्लिश ग्रामर पढ़ी आपका दिल जानता है ना, इंग्लिश ग्रामर में सबका यही हाल है। तो द थिंग इज दैट, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में अगर एक कॉमा भी लगा, आपको पता है एक सिंगल कॉमा से इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है, एक सिंगल फुल स्टॉप से इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। सो द थिंग इज दैट लॉ में इंटरप्रिटेशन का पहला रूल ये, डोंट इग्नोर एनीथिंग। अगर कॉमा लगा है, फुल स्टॉप लगा है, तो उसको भी ध्यान में रख के इंटरप्रेट करो। तो देखो, जजेस से कहा जाता है सबसे पहली चीज ये है, एवरी वर्ड इज टू बी गिवन अ मीनिंग एंड द कोर्ट कैन नॉट रीड एनीथिंग इनटू अ स्टैट्यूट और रीराइट अ प्रोविजन व्हिच इज अनएम्बिगस। पहले तो बताओ अनएम्बिगस क्या हुआ, एम्बिगस क्या होता है, अनएम्बिगस क्या हुआ? क्लियर कह लें, विदाउट कंफ्यूजन की जगह क्लियर कह लो आसान शब्दों में, ठीक है। जो चीज लॉ में क्लियरली लिखी है उसमें दिमाग ना लगाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जजेस से क्या कहा जा रहा है? जजेस से ये कहा जा रहा है दिमाग वहां लगाओ जहां कंफ्यूजन है, जहां कंफ्यूजन नहीं है वहां क्यों दिमाग लगा रहे हो, वो तो तुम्हें एज इट इज फॉलो करना है। मतलब जहां इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है वहां जज के पास जाओ। जिस चीज का इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर है वहां जज को अपना इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये दो बेसिक रूल्स हैं कि पहला, हर वर्ड को, हर पंक्चुएशन को हमें इंपॉर्टेंस देना है और हमें ये मान के चलना है कि कोई भी लाइन ऐसे ही नहीं लिखी है। मतलब जज ये नहीं कह सकता कि अरे इस लाइन की जरूरत नहीं थी, वो पन्ना भरने के लिए लिख दी उन्होंने, एक भी लाइन, एक भी वर्ड वेस्ट नहीं है। एंड सेकेंड, कोई भी ऐसी चीज जो क्लियर है उसको दोबारा रीराइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दीज आर द टू बेसिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नाउ अब आ जाइए यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, रीड कर लेना सब कुछ, कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन क्लॉज। आपको पता होगा कि हर एक्ट में, ये न्यू में है, ऑल्दो ओल्ड में भी टॉपिक है बट ओल्ड में थोड़ा आगे है, ठीक है, बट ये न्यू में यहाँ दे दिया है, ओके। आपको पता होगा कि हर लॉ के अंदर डेफिनेशंस होते हैं। कौन सा सेक्शन होता है डेफिनेशंस का? 2, जिसमें सारी डेफिनेशंस दी होती है। नाउ दो तरीके की डेफिनेशंस होती हैं, एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। कई डेफिनेशंस होती हैं जिसमें आपने देखा होगा लिखा रहता है इट मीन्स, और कई जगह लिखा होता है इट इंक्लूड्स। बुक में देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही समझ लो। जैसे कई जगह लिखा होता है किसी चीज की डेफिनेशन और लिखा होता है इट मीन्स, मान लो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है, और कहीं पे लिखा होता है इट इंक्लूड्स। अब आपने इतनी बारीकी से कहीं नहीं देखा, मतलब कभी नहीं सोचा, अगर डेफिनेशन में लिखा होता है इट मीन्स ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इसका मतलब बस यही 3 पॉइंट हैं, इसके अलावा इसमें कोई और पॉइंट ऐड नहीं किया जा सकता, ना इंटरप्रेट किया जा सकता है। ऐसी डेफिनेशंस को हम लोग एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एग्जॉस्ट? आप कह रहे घर पे लगा होता उल्टा पंखा, उल्टा पंखा ही तो होता है, नहीं एग्जॉस्ट। कभी आप नहीं कहते आज 4 घंटे क्लास दी एग्जॉस्ट हो गए, तो क्या हो जाते हो? पंखे हो जाते हो, फिनिश, टायर्ड, ठीक है, खत्म। दैट इज व्हाट इज एग्जॉस्ट। इसका अब ठीक है, पंखे से बाहर आ जाओ, अब एग्जॉस्ट पे चर्चा होने लग गई। डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि ये एग्जॉस्ट हो गई, यहां खत्म। अगर हम कह रहे हैं इट मींस ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इसका मतलब इसके बस यही 3 मीनिंग हो सकते हैं,
इसके अलावा इसका और कोई मीनिंग नहीं हो सकता। और अगर हमने लिखा है इट इंक्लूड्स, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव मतलब ए बी सी तो है ही, हो सकता है और भी पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है। तो अब कभी भी डेफिनेशन, आज तक आप देखिए इट मीन्स और इंक्लूड्स होता था, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपने कहा ठीक है वहां लिखा है मीन्स, वहां लिखा है इंक्लूड्स, आपने अपने आंसर में एक नया वर्ड डाल दिया, है ना। बट लॉ में अब आप समझ रहे हो इतने छोटे शब्द का भी मतलब होता है। जैसे कई जगह लिखा होता है मे, कई जगह लिखा होता है शैल। आप कहते हैं ना में मे समझ आता है ना में शैल समझ में आता है, हम कुछ भी लिख देते हैं, इतनी छोटी चीज में तो आप ध्यान ही नहीं देते, है ना। बट लॉ में मे, शैल, इन सब का भी फर्क होता है। तो आज के बाद अगर आप कोई डेफिनेशन देखेंगे जिसमें लिखा होता है इट मीन्स, तो हमेशा ध्यान रखना कि यही 3 चीजें हैं, डी पॉइंट इसमें ऐड नहीं हो सकता, तब तक नहीं ऐड हो सकता जब तक अमेंडमेंट लाके दूसरा लॉ ना बना दिया जाए, ठीक है। और अगर लिखा है इट इंक्लूड्स, तो मतलब ए बी सी है, हो सकता है आगे जाके अगर कभी कोई कंफ्यूजन हो तो जज इसमें कोई और पॉइंट भी ऐड कर दे, ओके। तो देखिए 2 तरीके की डेफिनेशंस होती हैं, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एंड इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव नाम से याद रखना, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना, कह रहे इट मीन्स। अब एक डेफिनेशन उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दी है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की। आई डोंट नो आपने कंपनी लॉ में अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस? खैर छोड़ो, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो रहने दो, डेफिनेशन देखो, इट मीन्स। अब अगर अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में लिखा है इट मीन्स, इसका मतलब ये जो वर्ड लिखे हैं बस यही मीनिंग हो सकता है, इसके अलावा इसका कोई और मीनिंग नहीं हो सकता। तो ये कह रहे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम containing such salient features of a prospectus as may be specified by SEBI। तो ये कह रहे हैं abridged prospectus सिर्फ यही चीज हो सकती है। उसी तरह उन्होंने एक और डेफिनेशन दी है, जैसे देखिए इंक्लूसिव डेफिनेशन। अब इंक्लूसिव डेफिनेशन में देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है इनकम टैक्स एक्ट का। इनकम टैक्स एक्ट में एक डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट की, और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में लिखा है इट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब बाकी रिकॉर्ड्स तो हो ही सकते हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी। Are you understanding? This is the difference of the word includes and means। ठीक है, याद रहेगा exhaustive and inclusive definition, ठीक है। तो ये देखिए वही बता रहे हैं, कह रहे in order to keep the definition relevant unless the context otherwise required are used in provisions relating to definition। अगले पैराग्राफ में लिखा है while interpreting the interpreter should consider the context in which the word has been used। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। अच्छा, और इससे बताइए जब आपने कभी डेफिनेशंस पढ़ी है तो ये वर्ड पढ़ा होगा unless the context otherwise required, कभी देखा है किसी ने? इग्नोर किया ना हर बार आपने, होगा मतलब हमसे क्या। इसका मतलब होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग ये है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी एक्ट में बात हो रही है प्लांट एंड मशीनरीज की, ठीक है, एक एक्ट है, उस एक्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीनरीज, वहां पर अगर बताओ प्लांट की डेफिनेशन दी होगी तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में होगी? मशीन के कॉन्टेक्स्ट में। यू विल नॉट टेक इट इनटू फ्लावर्स एंड पेड़, ठीक है, ये भी अभी हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे। तो ये जो लाइन लिखी होती है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का ये मीनिंग है, ओके। जैसे अगर मान लो ये डेफिनेशन लिखी है ना डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट, उन डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट की ये डेफिनेशन है। वैसे तो आप डिक्शनरी में देखने जाओगे तो आपको कई मीनिंग्स मिल जाएंगे, क्लियर, ठीक है। तो ये वर्ड आएगा, अब इसका मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। एंड डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन क्लॉज में 2 तरीके की डेफिनेशंस होती है, कौन कौन सी? एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव। समझ आ रहे हैं सबको? एनी डाउट? ये चैप्टर समझ में तो बहुत अच्छा आता है, लिखने पे नहीं आता, लिखने पे नहीं आता, समझ आया? मतलब जब आप इसको लिखने बैठोगे ना तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है। अगेन अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में हिंदी में जो समझा है उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है। ट्रांसलेशन आता है? अगर आपको बोलना है कि हमें पानी पीना है तो इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? इससे बेसिक नहीं समझा सकते। बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमको दिक्कत होती है इंग्लिश लिखने में, तो मेरा उनसे सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि अगर आपको ये बोलना है हमें पानी पीना है तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? ये भी कुछ बच्चे सोचने लगे, बात तो सही, कभी बोला ही नहीं इंग्लिश में, क्या बोलोगे इसको?
आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, है ना, बस इतना करना है, ठीक है, इतनी अंग्रेजी चाहिए हमको। योर प्रोफेशनल कोर्सेज डू नॉट डिमांड अ हाई फाई इंग्लिश। अगर ऐसा होता तो आपको नहीं लगता 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता? एज सिंपल एज दैट। आपको कई बार क्या लगता है, हम इसलिए पास नहीं हो पा रहे क्योंकि इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे। इंग्लिश हिंदी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जिनका इंग्लिश का इतना प्रॉब्लम था कि दे आर नॉट, आप तो ये भी बोल ले रहे हो आई वांट टू ड्रिंक वाटर, उनका इतना भी प्रॉब्लम था और उनका निकल गया सीएस, आज बढ़िया कंपनी में प्लेस्ड है। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीएस दे डू नॉट वांट हाई फाई इंग्लिश, दे वांट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। वो आपकी इंग्लिश का करेंगे क्या? हाँ, एमबीए आप कर रहे होते हैं, वहां आपको इंग्लिश चाहिए, बट यहाँ इंग्लिश नहीं है, पेपर ही नहीं है ना, देखो इंग्लिश का पेपर कहाँ है, ठीक है। सो द ओनली थिंग दे वांट इज समझो, अंडरस्टैंड करो, लिखो, लेकिन इतना लिखो कि समझ आ जाए। आप कह रहे अच्छा इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बच्चे लिखते हैं ऐसी चीजें लिखते हैं समझ ही नहीं आता सेंटेंस क्या है। इतनी इंग्लिश लिखनी है कि पढ़ने वाले के समझ में आ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, दैट्स इट, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, यही मेन कंटेंट है इस चैप्टर का। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में कुछ होते हैं प्राइमरी रूल्स, आपस में बातें बिल्कुल बंद, वरना हम शांत हो जाएंगे। हमें अपने अलावा आवाज पसंद नहीं आती किसी की साथ में चले तो, है ना, आपको भी नहीं आती ना मेरे अलावा किसी की आवाज पसंद? हाँ बोलो, तेज से हाँ बोलो, हाँ अब ठीक है। हाँ तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी रूल्स की, कह रहे 5 हमारे प्राइमरी रूल्स हैं। लिटरल कंस्ट्रक्शन, अब जरा देखिएगा हम आपसे क्यों कह रहे थे लैंग्वेज थोड़ी टफ लगेगी। पहला कह रहे लिटरल कंस्ट्रक्शन, चलो पढ़ने में आ गया, दूसरा भी पढ़ने में आ गया मिसचिफ रूल, जरा तीसरा पढ़ के दिखाओ। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, आगे क्या लिखा है? अट रेस मैगिस वेलिड कॉम्पेरिड। अगला हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, अगला एजेस्डम जेनेरिस। यहां तक तो बात फिर भी ठीक थी, जरा अदर रूल्स में आओ, अब पहला पढ़ो। आज घर जाके लाइन से सारे बोल डालना, है ना, एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टीरियस, चलो ये भी ठीक था। अगला बीपी तो नहीं बढ़ गया? कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशिया एस्ट ऑप्टिमे एट फोर्टिसिमे इन लेगे, इसका करना क्या है? रूल है, हाँ क्यों नहीं याद करना? सिस्टर नहीं, नोसाइटर ऑसोसिस, कुछ सिस्टर बोलने लग गए इसको, नोसाइटर। एनीवेज अभी सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ये है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब जब लॉ को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट्स इन रूल्स का यूज करके लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। हम समझ गए, हाँ हम समझ गए, आपको ये लग रहा है इनको इंटरप्रेट करने से अच्छा है कि हम लॉ को ही कुछ इंटरप्रेट कर ले, है ना, बट दीज आर ग्लोबल रूल्स, ये यहाँ के नहीं, आपको समझ में आ रहा है इंडिया के नहीं है, ठीक है, ग्लोबल रूल्स हैं और इनके मतलब अभी हम आपको बताएंगे, आपको पढ़ने में अच्छे लगेंगे, मतलब ये याद भी हो जाएंगे। जब कभी लॉ को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट्स इन रूल्स का यूज करता है। अब जरा सबसे पहला पढ़ते हैं प्राइमरी रूल। प्राइमरी रूल बड़ा आसान होता है, प्राइमरी रूल ये कहता है जो जैसा लिखा है वैसा पढ़ लो, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को उसी तरह पढ़िए जैसा लिखा गया है, उसके ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग में, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में, टेस्ट में जो क्वेश्चन आता है आपका गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ज्यादा सोच लेते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ कि क्वेश्चन तो सिंपल था लेकिन हमने सोचा इतना सिंपल कैसे आ सकता है, फिर हमने उसमें अपना एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगाया जो हम बैग में रख के लाते हैं, है ना, वो दिमाग लगा के हमने कुछ भयानक आंसर लिख दिया और बाद में जाके पता चला अरे वो तो ये पूछा था। ऐसा होता है ना आपके साथ? यही लॉ कहता है, यही रूल कहता है कि पहली चीज में अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, जो जैसा लिखा है उसको ऑर्डिनरी प्लेन बेसिक मीनिंग से अंडरस्टैंड करें। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मार्क करते रहना, द वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ अ स्टैट्यूट आर ordinarily to be understood in their natural, ordinary, popular and grammatical meaning. ओके यानी जो चीज लिखी उसको उसके नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर मीनिंग पे समझो। अनलेस सच कंस्ट्रक्शन लीड्स टू एन एब्सर्डिटी, मतलब अगर हम किसी चीज को ऑर्डिनरी, नेचुरल मीनिंग में समझ रहे हैं, ठीक है, और वो हमको सही सही मतलब दे रहा है, यानी कोई दिक्कत ही नहीं है,
लेकिन अगर किसी चीज को ऑर्डिनरी मीनिंग से समझने पर उसका कुछ गलत मीनिंग सामने आ रहा है तो हम उसका कुछ इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। यस और नो? ठीक है, यानी हमने एक बार पढ़ने की कोशिश करी, एक बार उसके ऑर्डिनरी मीनिंग के हिसाब से जो मीनिंग निकल रहा है दैट इज वेरी क्लियर। तो अगर वो क्लियर, जैसे उसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विल बी लेविड विद टैक्स, तो इसका मतलब ठीक है कि एक पर्सन है, अगर उसकी इनकम इतनी है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज को ऑर्डिनरली समझने में कुछ गलत मीनिंग निकल के आ रहा है, उस केस में हमको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट रूल कौन सा हो गया? फर्स्ट रूल इज प्राइमरी रूल। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में मार्क करिए, whenever you have to construe a statute or document, you do not construe it according to the mere ordinary general meaning, but according to the ordinary meaning of the words as applied to the subject matter। कह रहे उस subject matter के हिसाब से जो रूल है, जो मीनिंग है, उस मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्क करिए सम अदर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। हम आपको मार्क इसलिए करा रहे हैं कि अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, क्योंकि बाकी सारी मीनिंग स्टफ है। कॉन्स्ट्रू मीन्स अंडरस्टैंड करना, मतलब समझना। ये जो लिखा है ना सम ऑफ द अदर बेसिक प्रिंसिपल्स, जरा इसके दोनों पॉइंट्स पढ़िए। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों ने जो 2-3 डाउट पूछे अभी आई टेक इट, अभी मैंने देखा नहीं था, मैं अभी आपके लेती हूँ सारे डाउट्स। हाँ, सम ऑफ द अदर बेसिक प्रिंसिपल्स का फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? कह रहे एवरी वर्ड इन द लॉ शुड बी गिवन अ मीनिंग एज नो वर्ड इज अननेसेसरली यूज्ड। प्रिंसिपल जो रूल, जो फर्स्ट रूल है, प्राइमरी रूल, वो ये कहता है कि हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग है और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं लिखा है जिसका कोई मीनिंग ना हो। एंड सेकेंड, वन शुड नॉट प्रिज्यूम एनी ओमिशन। ये हम बहुत करते हैं आपका पेपर चेक करते वक्त। जब आप आंसर लिखते हैं तो हम कई बार प्रिज्यूम करते हैं कि नहीं, लिखना यही चाह रहा होगा। एग्जामिनर नहीं करता है प्रिज्यूम, समझ में आया? कह रहे प्रिज्यूम मत करिए कि वो यही कहना चाह रहा होगा। जब आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ पढ़ते वक्त क्या आप ये सोचेंगे अरे लॉ मेकर यही कहना चाह रहा होगा, बेचारा लिख नहीं पाया? ऐसा सोचते हैं आप कि बेचारा लिख नहीं पा रहा तो उसको वर्ड्स नहीं मिले, इंग्लिश कमजोर होगी उसकी, कहना यही चाह रहा होगा। डोंट थिंक कि वो क्या लिखना चाह रहा है, उसने जो लिखा है वही पढ़ो। वन शुड नॉट प्रिज्यूम एनी ओमिशंस एंड इफ अ वर्ड इज नॉट देयर इन द स्टैट्यूट इट शुड नॉट बी गिवन एनी मीनिंग। अगर मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और आपको लगा कि इसमें ये चीज में होनी चाहिए जो नहीं लिखी है, तो क्या करते हैं? कॉमा लगा के लिख देते हैं कि चलो ठीक है, भूल चूक माफ तुम्हारी, तुमसे रह गया होगा। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं लिखा है इसका मतलब वो नहीं लिखना चाहते थे। आप अपने आप से उसमें कोई भी एडिशंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राइमरी रूल ये कहता है जो लॉ में लिखा है, जैसा लिखा है उसको वैसे ही अंडरस्टैंड करना है। कोई भी वर्ड अननेसेसरली यूज नहीं है और कोई भी प्रिजम्पशंस नहीं करने हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एनी डाउट? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक बार फिर से देख लीजिए। दो कैटेगरी के रूल्स हैं, प्राइमरी रूल एंड अदर रूल्स। प्राइमरी रूल में हम लोग पहला रूल पढ़ रहे हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल वर्ड समझते हो ना, जैसे कई बार आप आपस में फ्रेंड्स में बोलते हो लिटरली ऐसा हुआ था, मतलब बताओ मैं इसका क्या होता है? बोलते आप बहुत है, इंग्लिश जानने की आपको बहुत आदत है। लिटरली ऐसा था, लिटरली, लिटरली मतलब एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही था, लिटरली ऐसा था, मतलब आपको आज पता चला। आप बोलते तो हम रोज थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लॉ को वैसा पढ़ो जैसा लिटरली लिखा हो। ओके, दैट इज द फर्स्ट रूल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड रूल, मिसचिफ रूल। मिसचिफ का मतलब क्या होता है? जो आप करते रहते हैं, है ना? अच्छा ध्यान से समझिएगा, एक केस था, हम आपसे जरा पूछेंगे, आप भी भाई लॉ पढ़ रहे हैं, आप भी लॉयर और टाइप बनेंगे। तो मान लीजिए एक लड़का था, ठीक है, आप सब ध्यान सुनने लगे, अच्छा कुछ और बात आई, है ना? एक लड़का था, वो क्या करता था कि रोज अपना सुबह अपनी बैल्कनी में खड़ा हो जाता था और बैल्कनी में खड़े होकर सीटी बजाता था और लड़कियों को छेड़ता था। मजा क्या? आपको क्या मजा आई? छेड़ वो रहा है, छेड़ लड़की रही, मजा आपको आ गई। तो वो क्या करता था,
वो क्या करता था, बैल्कनी में खड़ा हो जाता था, बैल्कनी में खड़े होकर सीटी बजाता था और सीटी बजा के लड़कियों को छेड़ता था। तो लड़कियों को बड़ी दिक्कत हुई, तो लड़कियों ने कंप्लेन करी। कंप्लेन करने पे उन्होंने कहा कि भाई इस पे लॉ बनना चाहिए, ठीक है, बातें बिल्कुल बंद, इस पे लॉ बनना चाहिए। तो उन्होंने लॉ बनाया और लॉ पे उन्होंने ये बना दिया कि कोई भी पर्सन अपनी बैल्कनी में खड़े होकर सीटी बजा के किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा, ठीक है। अगले दिन वो लड़के ने क्या किया, वो अपने घर के मेन डोर पे आया और मेन डोर खोल के सीटी बजा के फिर छेड़ने लग गया। लड़की फिर छिड़ गई। लड़की गई पुलिस के पास, उसने कहा कि भैया एक बात बताओ, लॉ बना है ना कि कोई नहीं छेड़ेगा। तो पुलिस ने कहा लॉ तो बना है। वो उस लड़के के पास गए, बताओ उस लड़के ने क्या बोला। लड़के ने कहा लॉ का पहला रूल है लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लॉ पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। उसमें ये लिखा है कोई भी पर्सन बैल्कनी में खड़े होके नहीं छेड़ेगा। हम तो आज बैल्कनी गए नहीं, सीधे मेन गेट पे खड़े होके छेड़ रहे हैं। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो सही कह रहा है। अब आपको बताना ये है, अगर आप मजे ले चुके हो तो हमको ये बताओ कि उस लड़के को पनिशमेंट होगी कि नहीं होगी। मतलब क्या, छिड़ जाए लड़की? क्या ये नहीं पूछा हमने, ये बिल्कुल नहीं पूछा। ये प्रभु जी हमारे हैं, ये प्रभु जी कह रहे हैं बाकी सब साइड में सीटी बजाना गलत थोड़ी होता है। कितने प्यार से तो बेचारा छेड़ रहा है, क्या दिक्कत है, छिड़ जाए, है ना। बेटा क्वेश्चन यहाँ है नहीं कि सीटी बजाना गलत है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वो ये कहना चाह रहा है लॉ में लिखा है बैल्कनी में खड़े होकर सीटी बजाना, बैल्कनी में खड़े होकर नहीं बजा रहे, और लॉ का रूल, लॉ में जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है। अब बताओ इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्या करना चाहिए। कोर्ट के सामने जब ये केस आएगा तो कोर्ट इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा। क्या एक नया लॉ बनेगा कि अब मेन डोर पे भी नहीं कर सकते? फिर वो क्या करेगा, मोहल्ले में खड़ा हो जाएगा, कॉमन लॉ देखेंगे। नॉर्मली बताइए, अगर आप जज हैं, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे? आई कुडंट हियर। तभी जज नहीं बनोगे। हाँ, तो बताइए अगर आप अगर जज होते तो आप क्या डिसीजन देते, उस लड़के को पनिश करते कि ना करते? करते। क्यों करते? क्योंकि आप ये कहते कि भले ही लॉ में लिखा है कि बैल्कनी में खड़े रह के नहीं छेड़ना है, बट व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड इट। इंटेंशन लॉ मेकर का ये था कि कोई भी पर्सन किसी लड़की को ना छेड़े। यानी इस रूल में, रुक जाओ पहले, तुम अपने आंसर को पहले तुम विचार करो, फिर हम आएंगे, ठीक है। यानी इस चीज में अंडरस्टैंड करिए, हमने लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं किया। अगर हम लिटरल कंस्ट्रक्शन करते तो कोई गलत बात सामने आती। हमने लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने ये देखने की कोशिश करी कि व्हाट वाज द मिस्चिफ बिहाइंड इट, क्या मिस्चिफ थी जिसको खत्म करने के लिए लॉ बनाया गया। ऐसे केसेस में हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं, मिस्चिफ रूल। यानी यहां पर स्पेसिफिकली ये नहीं देखा जाएगा कि बैल्कनी में खड़े रह के छेड़ना अलाउड है कि नहीं अलाउड है, ये देखा जाएगा कि व्हाट वाज द मिस्चिफ, किस मिस्चिफ को खत्म करने के लिए लॉ बनाया गया। यानी अब देखिए, लॉ में इंटरप्रिटेशन का एग्जाम्पल समझ आया। लॉ में कुछ लिखा था, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए हम किसके पास गए, कोर्ट के पास। कोर्ट ने कौन सा रूल यूज किया, मिस्चिफ रूल यूज किया, और मिस्चिफ रूल को यूज करके उसने डिसीजन दिया। दिस इज द यूज ऑफ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर वो पहला रूल यूज करते लिटरल कंस्ट्रक्शन का तो उससे गलत चीज सामने आती, पर्पस ना सॉल्व होता, इसलिए उन्होंने लिटरल कंस्ट्रक्शन को यूज नहीं किया। उन्होंने कौन से रूल को यूज किया, मिस्चिफ रूल को। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। इस रूल के दो नाम हैं, एक मिस्चिफ रूल है और एक हेडेंस रूल है। हाँ बेटा, क्या कर रहा होता, डॉग ने केस किया होगा। ओके ओके ओके, मतलब ओके मतलब दैट पर्सन इज ट्राइंग टू से कि आई वाज नॉट विस्लिंग एट यू, दैट वाज, वो तो फिर प्रूविंग पे आ गया। यहाँ इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, यहाँ तो प्रूविंग ये हो गई कि तुम विसल कर रहे थे, मेरे ऊपर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वो तो अब वो लॉयर्स लड़ेंगे।
यहाँ कोर्ट का मतलब नहीं है, जज इस चीज पे इंटरटेन नहीं करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन इस चीज पे उठा कि जो लॉ में लिखा है उसका मतलब क्या है। ओके, दैट इज द डिफरेंट डिस्प्यूट। वो कह रहे हैं हम बजाते ही सीटी, हम बोलते ही नहीं है, जाओ हम सीटी के थ्रू बात करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। एग्जैक्टली जब रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन देखे जाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट रूल लगाते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन। अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन से सही मीनिंग आ गया तो बात वहीं खत्म, ठीक है। अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन से सही मीनिंग नहीं आया तो हमें थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा। लीनियंट होने के लिए हम कौन सा रूल लगा देंगे, मिसशिफ रूल या हेडन्स रूल। तो देखिए इस पे शॉर्ट नोट, ये जो रूल्स है ना इस पे शॉर्ट नोट भी डायरेक्ट आ सकते हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन या मिसशिफ रूल। इन हेडन्स केस it was resolved by the barons of exchequer that for the sure and true interpretation of all statutes in general, four things are to be discerned। कह रहे चार चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। What was the common law before making of the act? कह रहे इस एक्ट के पहले कॉमन लॉ क्या था। What was the mischief and defect which common law did not provide? कह रहे क्या मिसशिफ थी जिस मिसशिफ को खत्म करने के लिए लॉ बनाया। कह रहे पहले कॉमन लॉ में सीटी बजाने की रेमेडी नहीं थी, फिर लॉ बनाया गया, लेकिन लॉ में भी गलती हो गई कि उन्होंने स्पेसिफिकली बैल्कनी मेंशन कर दिया, ठीक है। व्हाट रेमेडी पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व्ड एंड अपॉइंटेड टू क्योर द डिजीज। कह रहे हैं इसके लिए क्या रेमेडी निकाली गई एंड द ट्रू रीजन ऑफ द रेमेडी। ये चार क्वेश्चंस को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगले पैराग्राफ में मार्क करिए। Although judges are unlikely to propound formally in their judgment four questions, the consideration of mischief or object of the enactment is common। कह रहे मेनली यही देखा जाएगा कि मिसशिफ क्या थी और उस लॉ का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के मार्क करो, द रूल डायरेक्ट्स दैट, मार्क करिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द रूल डायरेक्ट्स दैट कोर्ट मस्ट अडॉप्ट दैट कंस्ट्रक्शन विच शैल सप्रेस द मिसशिफ एंड एडवांस द रेमेडी। अब बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई। मिसशिफ रूल का मेन की लाइन ये है, सप्रेस द मिसशिफ। कह रहे कोर्ट को ऐसा इंटरप्रिटेशन करना है जिससे मिसशिफ कम हो जाए और रेमेडी इनहैंस हो जाए, ठीक है। ये रूल कौन सा था, मिसशिफ रूल। आई एम वेरी श्योर अगर मिसशिफ रूल आएगा तो आप ये सीटी वाला एग्जाम में नहीं लिखेंगे, लिखते हैं बच्चे, इसीलिए हम बोलना पड़ा हमको, बच्चे यही लिखते हैं। अब हेडन्स रूल में उनको कुछ नहीं समझ में आता, यही समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैन ब्लोइंग विसिल, हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है, आपको एग्जाम में ये वर्ड्स लिखने हैं जो हमने बताए हैं, ठीक है। कि अगर हम लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं और इंटरप्रेट करते हुए कोई मिसशिफ सामने आ रही है तो हमें फिर उसकी ऐसा इंटरप्रिटेशन करना है ताकि उस मिसशिफ को रेमेडी किया जा सके। क्लियर, ओके। उसी से मिलता जुलता फिर देखो तीसरा आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। नाउ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल समझ गए, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड रीजनेबल, जो हमारे लिए इजी है, अप्रोचेबल है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले समझिए, हम सबसे पहले लिटरल कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन करने से सही मतलब सामने नहीं आ रहा है तो हम उसका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसा हमने अभी हेडन्स केस में किया, मिसशिफ रूल में किया। तो एक तरह से देखा जाए मिसशिफ रूल में हमने एक तरह से रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी लगाया, ओके। तो पहले एज इट इज जैसा लिखा है वैसा समझने की कोशिश करेंगे, जैसा लिखा है वैसा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम उसका कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे, जो रीजनेबल हो, जो सही हो, ओके। दिस इज द थर्ड रूल। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, देखिए, अट्रेस मैगिस वेलिड कॉम पेरिट। अब इसमें एक जो चीज है वो ये, अगर ये रूल रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के नाम से आता है तो आपको याद रहेगा क्या है, लेकिन अगर ये अट्रेस मैगिस वेलिड कॉम पेरिट के नाम से आता है, ये लिखने को नहीं आएगा कि रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को और क्या कह सकते हैं। एमसीक्यू में हो सकता आ जाए, ठीक है। ये बोलते बोलते मेरे दिमाग में आए कि एमसीक्यू भी है, तो इसको याद रखने का एक तरीका समझिए। अगेन इसको कहीं यूज ना करना, ठीक है। देखिए वर्ड इनके मतलब कुछ भी हो, हमें ये वर्ड समझ में आ रहा है, किससे मिलता जुलता लग रहा है, मैगी। और सबसे रीजनेबल चीज हमारे लिए क्या है दुनिया में, हो गया याद, ठीक है। ये हमने आपको क्या बताया है ये हम बता दे रहे हैं, ये मैगी नहीं बताई है, हमने ये बताया है कि हाउ टू रिमेंबर। मान लो ये आ गया कि अट्रेस मैगिस वेलिड कॉम पेरिट, ठीक है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। अब आपको रीजनेबल कंस्ट्रक्शन याद था बट आप ये भूल गए कि ये रूल कौन सा वाला था, क्योंकि अभी आपने आगे देखा इसी की तरह कई सारे हैं।
तो ये सिर्फ याद रखने के लिए याद रखना कि मैगी वर्ड आ रहा है, यानी कौन सा था, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन वाला, और न्यू सिलेबस वालों को एमसीक्यू में हेल्प हो जाएगा. विल यू राइट दिस इन एग्जाम? मैगी लिख मत देना, बता रहे, सिर्फ याद करने का तरीका बताया है हमने. आई होप इट इज फाइन. ठीक है, चलो वील स्टॉप दिस हियर ओनली. रीजनेबल कंस्ट्रक्शन से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे. ओके चलिए. हाँ बेटा, एक मिनट रुकना. ऑनलाइन वालों के 2-3 डाउट थे. अमेंडिंग एंड रेमीडियल में क्या डिफरेंस? बेटा अमेंडिंग और रेमीडियल में डिफरेंसेस, अमेंडमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि रेमीडियल हो. रेमीडियल का मतलब हम किसी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो अमेंडमेंट तो किसी भी चीज का हो सकता है कि भाई लेट से पहले 10% रेट था, अब बढ़ के 15% हो गया, दिस इज अमेंडमेंट. और कोई चीज गलत दी थी उसको सही कर रहे हैं या उपाय बता रहे हैं, दैट इज रेमीडियल. ओके. स्टैट्यूट लॉ एंड कॉमन लॉ. स्टैट्यूट लॉ ये लॉ होते हैं जैसे हमने आपको बताया, ये जितने भी अपने लॉ है, अब मैंने इसका एग्जांपल दे दिया था आई थिंक कंपनीज एक्ट वाला, वो आपको समझ आ गया होगा. मैंने बताया केसेस ओमिसेस वाला टॉपिक ओल्ड में नहीं है, उसकी सिर्फ 2 लाइनें थी. इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा है जो ओल्ड में नहीं है, न्यू में है, तो पढ़ लीजिएगा, मन हो याद कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा. आई थिंक दैट्स इट. हाँ, कोर्ट इंटरप्रेट करके डिसीजन देता है कि नया लॉ बना देता है? डिसीजन देता है. हाँ, बट दैट इज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट, उसको हम लॉ के फॉर्म में पढ़ने नहीं लग जाते हैं. दैट कैन बी नलिफाइड लेटर ऑन. फॉर एग्जाम्पल, किसी कोर्ट ने आज इंटरप्रेट किया, ठीक है, और इंटरप्रेट करके कहा कि भाई ये रूल है, अब इसी को रूल माना जा रहा है, लेकिन कल को मान लो यही केस एक दूसरे कोर्ट के सामने हुआ और उसमें ये बात गलत प्रूव हो गई, तो वो नलिफाई हो सकता है. वेरी गुड क्वेश्चन. कह सकते हैं कि मतलब लॉ मेकर ने जो बना दिया वो तो बना दिया, हो सकता है उसमें वो हो एम्बिग्यूटी हो सकता है कंफ्यूजन हो. अब ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के ऊपर आ जाता है कि वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करे. ठीक है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन. इस पे डिस्प्यूट अराइज हुआ, कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने क्या यूज किया, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक है, गुड क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस अच्छे थे.